हेलो बच्चों। तो आज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का एक नया लेक्चर और आज पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इंट्रोडक्शन टू गॉस लॉ। गॉस लॉ के बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे, पर आज डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। एक नई क्वांटिटी है, ठीक है? तैयार हैं? तो मेरा नाम वही चंकी पांडे एंड माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर चैनल। क्यूट सा चैनल, प्यारा सा चैनल सर, बहुत खूबसूरत सा, फिजिक्स वाला। पढ़ाओ सर। तो भाई साहब बात करने जा रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और आज लेक्चर के एंड तक हम पढ़ेंगे गाउस लॉ। गाउस लॉ है ना? क्या है सर गाउस लॉ? देखते ही मूड खराब हो गया। आज अच्छा वापस इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे भाई। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल होगा फाई, ठीक है? नोट्स निकाल लिए ना? बना रहे हो ना? सर बोलेंगे नहीं आप तो हम बनाएंगे नहीं। निकालो भैया, नोट्स निकालो, पेन निकालो। बड़ा इंपॉर्टेंट है गॉस लॉ। गॉस लॉ से बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम की इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आती है। अरे सच्ची बोल रहा है, कसम से। बहुत अच्छे अच्छे सिस्टम की निकलेगी, पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझो। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए सिंबल है फाई और यहाँ पे लिखते हैं हम ई, ठीक है? ये क्या है? फाई, ठीक है? गोला बना के उसमें खड़ी पाइप समझते हैं? फाई। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब यार इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझने के लिए तुम्हें एक नई चीज पढ़नी है और नई चीज है एरिया। छी ये तो सबको पता है सर। एरिया नहीं रे, एरिया वेक्टर। ओए होए, एरिया वेक्टर। आज हमें यह पता चलेगा कि एरिया एक स्केलर क्वांटिटी नहीं, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे मान लो यहाँ पे मैं एक्स वाई जेड एक्सिस ले लूँ, एक्स वाई जेड एक्सिस ले ली, और यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर बना लिया जिसकी साइड ए है, और इस स्क्वायर का मैं नाम दे दूँ ए बी सी डी। वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल। अब मैंने कहा इस स्क्वायर का एरिया क्या है, ठीक है? स्क्वायर का मैं एरिया पूछूंगा तो एक क्लास 10th का बच्चा आएगा, बोलेगा ए स्क्वायर। खत्म बात है ना? लेंथ इंटू ब्रेथ या साइड इंटू साइड का स्क्वायर, सिंपल साइड का स्क्वायर स्क्वायर के लिए। अब यहाँ मैं अगर क्लास 11 बच्चे से पूछता हूँ तो भी शायद ये बच्चा, क्लास 12th का बच्चा आप जैसा जो कि तेज हो गया है, वो कहेगा एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैं पूछूंगा कैसे? वो कहेगा सर एरिया निकालने के लिए आप दो साइड का क्रॉस प्रोडक्ट करते हो। दो साइड का क्रॉस प्रोडक्ट आप क्या करोगे? ए बी क्रॉस बी सी। वाओ सर, दिस इज समथिंग न्यू। ए बी क्रॉस बी सी है ना? एरिया वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्रॉस प्रोडक्ट से क्या आता है? स्केलर की वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट से सर वेक्टर आता है। तो एरिया वेक्टर है। ए बी की वैल्यू बोलो ए, बी सी की वैल्यू बोलो ए इंटू ए, और साथ में इनके बीच में एंगल कितना है रे? 90 डिग्री। तो ए साइन 90 आएगा रे। आए हाय, साइन 90 की वैल्यू बोलो। साइन 90 की वैल्यू होती है बन मक्खन। ये हो गया ए स्क्वायर। अब दूसरी बात ये होती है कि वेक्टर है तो इसका कोई डायरेक्शन होगा। तो आपको याद है क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन कैसे निकालते थे? ए बी क्रॉस बी सी है ना? ऐसे घुमाना पड़ता था ना? आपको पता होगा ना क्रॉस प्रोडक्ट में जो आंसर आता है वो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। पता है कि नहीं? जब भी हम ये करते हैं R इज इक्वल्स टू, मान लो A क्रॉस B, देन वेक्टर R इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग A एंड B, प्लेन कंटेनिंग A एंड B। अब तो बहुत है मूड खराब कर दिया आप, ये सब 11th की बात है। याद आया? R इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, मतलब ये एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा टू द प्लेन कंटेनिंग ए बी एंड बी सी। वेक्टर में पता है कि नहीं, जब क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो जो आंसर आता है वो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। मतलब एरिया वेक्टर या तो ऐसे जेड में बाहर आता हुआ या तो ऐसे जेड में अंदर जाता हुआ। क्लियर है? जो एरिया है वो कहाँ है? एक्स वाई प्लेन में है, ऐसे एरिया। तो एरिया वेक्टर या तो प्लेन से बाहर आता हुआ या प्लेन से अंदर जाता हुआ, दोनों सही है। यानी ए स्क्वायर जो होगा या तो ये के कैप के डायरेक्शन में होगा, के कैप समझते हैं ना, या तो माइनस के कैप के डायरेक्शन में होगा। के कैप समझते हैं ना? इस डायरेक्शन के अलॉन्ग वो होता है ना, वो क्या यूनिट वेक्टर लिखा जाता है ना, डायरेक्शन देख ले, वो यूनिट याद है। तो ए स्क्वायर के कैप भी सही है, ए स्क्वायर माइनस के कैप भी सही है, दोनों ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये समझना एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। और क्या समझोगे इसमें? डाल दें एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये बात आपको क्लियर हो गई। और दूसरी चीज यहां पे ये होगा कि डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू प्लेन सरफेस, ठीक है?
जिस सरफेस का एरिया निकाल रहे हो उसके परपेंडिकुलर। अब चाहे परपेंडिकुलर आउटवर्ड ले लो चाहे परपेंडिकुलर इनवर्ड ले लो, इतना नोट करो। मजा आया? वाओ सर, दिस इज समथिंग न्यू, वाओ वाओ। एरिया इज अ वेक्टर। आज मैं जाके क्लास में भौकाल मारेगा, सबसे पूछेगा सर वॉल्यूम भी वेक्टर होता है क्या? नहीं नहीं, एरिया होता है। क्लियर? एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ए साइन 90 है ना, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द एरिया, या तो बाहर या तो अंदर, दोनों सही है। क्लियर? अब एरिया का फॉर्मूला नहीं चेंज होगा, वो वही रहेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, साइड स्क्वायर, ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उसमें चेंज नहीं है। चलो मिटा रहे हैं, समझ गए? चलो एक सवाल करके दिखाओ। चलो एक सवाल करते हैं। मान लो यहां पे मैं टिंग 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 टिंग, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड। मान लो यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल बनाऊं जिसकी लेंथ L है, ब्रेथ B है, और मैं पूछूं व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। और इसी तरह से यहाँ पे मैं टिंगिंग टिंगडिंग टिंगडिंग टिंगडिंग, यहाँ पे x ले लूँ, इस बार यहाँ पे y ले लूँ, यहाँ पे z ले लूँ। एक्सेस आपको पता होगा कि हमारी खुद की चॉइस होती है, हम कहीं पे भी कुछ भी ले सकते हैं। इसका रेडियस r है, यहाँ पे एक सर्कुलर प्लेट है। हमसे पूछा इस सर्कुलर प्लेट का एरिया वेक्टर बताएं, एरिया वेक्टर बताएं। इन दोनों को आप सॉल्व करके दिखाएं। तो पहला वाला किया जाए, रेक्टेंगल है, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो एरिया का फॉर्मूला तो वही होगा, क्या? लेंथ इनटू ब्रेथ। बात होगी डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन इस सरफेस के परपेंडिकुलर, तो या तो परपेंडिकुलर ऊपर या तो परपेंडिकुलर नीचे। ऊपर जाओगे तो प्लस वाई में, तो बच्चों प्लस वाई को हम क्या बोलते हैं? जे कैप, है ना। या तो माइनस वाई में चले जाओ तो एल बी इंटू माइनस जे कैप। जे कैप समझते हो ना, वेक्टर को डायरेक्शन देने के लिए। अरे वेक्टर को डायरेक्शन, वाई एक्सिस में कोई वेक्टर है तो उस पर जे कैप लगता है, एक्स में आई कैप लगता है, जेड में के कैप लगता है। तो ऊपर की तरफ है तो जे कैप, नीचे है तो माइनस जे कैप। दोनों आंसर सही हैं, दोनों आंसर सही हैं। इस पे आए एरिया वेक्टर, कचूक 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 कचूक। सर्किल का एरिया क्या होता है सर? सर्किल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। घूसा मारूंगा मैं, घूसा खुद को, तुमको थोड़ी ना, तुम तो प्यारे बच्चे हो सर, तुम तो डिसलाइक कर सकते हो, तुम तो बहुत प्यारे हो। एरिया इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, और इस एरिया का डायरेक्शन क्या होगा? इस सरफेस के परपेंडिकुलर, तो या तो ऊपर या तो नीचे। ऊपर z है तो हम लिख लेंगे के कैप, या तो दूसरा ऑप्शन होगा पाई आर स्क्वायर माइनस के कैप। समझ गए? एरिया वेक्टर, एरिया इज अ वेक्टर, फॉर्मूला वही रहेगा जो पहले यूज करते थे, वही प्यारा मस्त एकदम जो फॉर्मुलेज होते थे एरिया के। बस डायरेक्शन का ध्यान रखना है कि एरिया इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, जिस सरफेस की बात कर रहे हैं उससे परपेंडिकुलर लेना है। अब परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन होते हैं किसी भी एरिया के, तो कोई ना दो डायरेक्शन लोगे, दोनों सही होंगे, 100% सही होंगे, टेंशन मत लेना, 100% सही होंगे, टेंशन मत लेना। अभी भी सोच रहे हो मिटा दें? तो देखो अभी तक जो मैंने बात की एरिया वेक्टर की, अभी तक जो बात की बच्चों मैंने एरिया वेक्टर की, वो मैंने 2D सरफेसेस की बात की। किसकी बात की? 2D सरफेसेस की बात की। अब जब हम फ्लक्स वगैरह की बात करते हैं तो 2D सरफेसेस को फिजिक्स में हम ओपन सरफेस बोलते हैं, खुले हुए सरफेस, कहीं से बंद नहीं है, ओपन सरफेस, इसका कोई एंड बंद नहीं है। तो ओपन सरफेस के लिए एरिया वेक्टर का बोथ डायरेक्शन आर करेक्ट, बोथ डायरेक्शन आर करेक्ट। बोथ समझ रहे हो ना? दो आ रहे हैं ना परपेंडिकुलर, ये वाला भी और ये वाला भी, दोनों डायरेक्शन एरिया वेक्टर के करेक्ट हैं फॉर ओपन सरफेस। अब बात करते हैं 3D सरफेस की, इसको नोट कर लो, मिटा दें हम, मिटा दें, मिटा दें। ओके, तो 2D सरफेस के लिए एरिया वेक्टर के बोथ डायरेक्शंस आर करेक्ट, तुम जो भी लिख दो, ठीक है, बस परपेंडिकुलर टू दी सरफेस रखना वेक्टर को। अब बात करते हैं 3D सरफेस की, अभी फ्लक्स तक तो पहुंचे ही नहीं, फ्लक्स पे पहुंचेंगे। बात करते हैं 3D सरफेस की, 3D सरफेस, ठीक है। तो फिजिक्स में ना 3D सरफेस को हम क्लोज्ड सरफेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोज्ड सरफेस, सरफेस्ड सरफेस, क्लोज सरफेस, ठीक है, जो बंद है, 3D बंद। जैसे मान लो हम यहाँ पे एक बिंगा डिंगा पूम, ये क्या होता है सर? अंगा डिंगा बिंगा बूम, क्यूब बना लें, टाइम पास होता है बच्चों, टाइम पास। यहाँ पे हमने एक क्यूब बना लिया, ठीक है। अब इस क्यूब का, इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो दो होगा, एक अंदर की तरफ एक बाहर की तरफ। तो सिर्फ बाहर वाला लेना अलाउड है। आराम से सुनो, जैसे ये सरफेस ले लो साइड वाला, तो इस साइड वाले सरफेस पे दो एरिया वेक्टर बन सकते हैं।
एक इस तरफ परपेंडिकुलर, एक भाई सरफेस के परपेंडिकुलर बनना है, ये है साइड वाला, तो इसके परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन है, एक इच्चू एक इच्चू, तो इच्चू इच्चू में से बाहर वाला इच्चू लेना है, अंदर वाला इच्चू नहीं लेना है। तो ये नियम है 3D सरफेस का, क्लोज सरफेस का। जैसे मान लो ये वाला सरफेस लो, कुचुक 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 कुचुक, अब इस सरफेस के परपेंडिकुलर भी दो एरिया वेक्टर बन सकते हैं, एक कुर्र, तो सिर्फ ये वाला कुर्र लेना है जो बाहर की तरफ हो। जैसे ये वाला ले ले, मान लो हम कुचुक 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 साइड वाला ये, तो इसके भी दो एरिया वेक्टर, एक अंदर एक बाहर, तो सिर्फ बाहर वाला ले सकते हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुने कि इन क्लोज सरफेस ओनली आउटवर्ड नॉर्मल इज कंसिडर्ड एज एरिया वेक्टर। क्लोज सरफेस का नियम अलग है, इसमें अंदर वाले डायरेक्शन को हम नहीं ले सकते। सरफेस के परपेंडिकुलर लेना तो हमारी मजबूरी है, पर सरफेस के परपेंडिकुलर में सिर्फ आउटवर्ड नॉर्मल में जाना है। मिसाल के तौर पर, मिसाइल नहीं, मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ पे एक सिलेंडर बनाकर दिखाऊं। इस सिलेंडर में एक सरफेस ये है, तो एरिया वेक्टर सिर्फ ये वाला आउटवर्ड नॉर्मल सरफेस, मतलब सिलेंडर से बाहर लाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे कुचुक 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 कुचुक, सिर्फ ये वाला सिलेंडर से बाहर आता हुआ। जैसे ये सरफेस है, तो एरिया वेक्टर ये, एरिया वेक्टर ये परपेंडिकुलर टू सरफेस एंड आउटवर्ड। अरे कर्व, ये कर्व तो सिर्फ आउटवर्ड नॉर्मल को कंसिडर करना है। अच्छा, मान लो यहां पे एक स्फीयर ले लें। वाह सर, स्फीयर ही तो चाहिए था हमें। स्फीयर, यहां पे मैंने एक गोला ले लिया। अब इस गोले में भी दो एरिया वेक्टर बन सकते हैं। जैसे मान लो इस जगह बनाना चाहें, एक अंदर की तरफ एक बाहर, तो सिर्फ बाहर वाले एरिया वेक्टर कंसिडर करेंगे। जैसे यहां बनाना चाहें तो एक अंदर बन सकता है, एक बाहर, तो सिर्फ बाहर वाला। अरे परपेंडिकुलर मतलब सेंटर से पास करेगा, ठीक है। स्फीयर में जब भी तुम परपेंडिकुलर बनाओगे हमेशा सेंटर से पास करेगा। पढ़ाया है मैंने 11th में भी कि सर्किल पे जब भी नॉर्मल बनाते हैं तो सेंटर से पास करता है। जैसे यहाँ पे मैं एक परपेंडिकुलर लाइन बनाना चाहूँ तो डेफिनेटली सेंटर से पास करेगी। अब मैं बोलूँ एरिया वेक्टर किधर है, तो आप बोलोगे सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है। ची 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 ची, तो या तो अंदर या तो बाहर, तो बाहर वाला ही लेना है, अलाउड है, ठीक है। कच 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 कुछ 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 कुछ, बस बस मजा आ गया, समझ में आ गया। तो एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सरफेस एंड टेकन एज आउटवर्ड नॉर्मल इन केस ऑफ 3D सरफेस as well as in case of 2D surface. You can check both inward normal as well as also normal. You see, I have studied English in London, so that's why I'm speaking like that. Is that clear? Very good. मिटा दूं इसको, मिटा दूं। अरे जब भी कोई लड़की देखे मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 ओले। जब भी कोई लड़की देखे मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 ओले। सर आज आपका मूड इतना अच्छा क्यों है? क्योंकि मैं फिजिक्स में बहुत प्यारा टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। सर हमारा तो मूड खराब हो गया गॉस लॉ का नाम देखकर। छी छी, समझ में नहीं आ रहा दोपहर का खाना भी कैसे खाएंगे। अच्छा तो मैं आगे बढ़ता हूं। अभी तक आपको ये जो बात समझ में आई है वो है कि एरिया एक वेक्टर होता है 2D सरफेस के लिए, परपेंडिकुलर कहीं भी ले सकते हैं, इधर उधर। 3D में सिर्फ परपेंडिकुलर बाहर की तरफ लेना है। एरिया की वैल्यूज वही रहेंगी जो पहले सुना है, सिर्फ डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर सरफेस। ये सारी बात करने के बाद हम आते हैं खूबसूरत से इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी अंडरस्टूड एज द number of field lines, electric field lines, the number, electric field lines याद है? Good. Electric field lines passing perpendicularly to a plane surface। अरे बड़ा फील वाला चीज है ये, बड़ा मजा आने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी एक एरिया से परपेंडिकुलर होकर गुजर रही हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे मान लो कि यहां पे हम एक एरिया लें, कचूक कचूक कचूक, और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना लें, कचूक 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 कचूक, ठीक है। तो इसमें से कितनी फील्ड लाइन पास की? 2 फील्ड लाइन इसमें से पास की, तो हम बोल देंगे कि भैया फ्लक्स की वैल्यू 2 है। और कैसे पास करनी चाहिए? परपेंडिकुलर टू एरिया।
परपेंडिकुलर टू सरफेस, नॉट एरिया, परपेंडिकुलर टू सरफेस, एरिया के तो साथ है। अच्छा, एक चीज ये भी फील हो रही होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी स्ट्रॉन्गर होगी भाई उतनी ज्यादा फील्ड लाइंस होगी। पढ़ाया है कि नहीं हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होती है वहां पे फील्ड लाइन क्लोजर होती है। जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड हम थोड़ी स्ट्रॉन्ग कर लें, इलेक्ट्रिक फील्ड हम थोड़ी स्ट्रॉन्ग कर दे, भैया स्ट्रॉन्ग करने पे क्या होगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ जाती हैं, पास पास हो जाती हैं। डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस गिव द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो मैं इसी एरिया को यहां पे फिर से बनाऊंगा, थोड़ी स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड में, सेम एरिया को बना रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी मजबूत करके। अच्छा, अब मजबूत करने से क्या होगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस की डेंसिटी बढ़ जाएगी, मतलब फील्ड लाइंस की डेंसिटी पास पास आ जाएंगी, फील्ड लाइन कचूक 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 और कचूक। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाने पे क्या हुआ, फील्ड लाइंस की डेंसिटी बढ़ गई। ठीक है, फील्ड देके समझाऊंगा मैं, फील्ड देके, फील्ड लाइन की, अरे फॉर्मूला लिखने को मैं अभी लिख सकता हूं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर है, आता सबको है यार, पहले फील्ड तो ले लो, मजे तो ले लो इसके। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक लाइंस की डेंसिटी बढ़ गई, अब ज्यादा लाइंस पास कर रही तो फ्लक्स देखो 4 हो गया। मतलब आपको ये तो समझ में अब आ ही गया कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उतनी ज्यादा फील्ड लाइंस की डेंसिटी, उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी आपको ये फील तो हो गया कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड पे। जितना स्ट्रॉन्गर फील्ड उतनी पास लाइन उतनी ज्यादा इस सरफेस के अंदर से निकलेंगी, उतना ज्यादा फ्लक्स। दूसरी चीज मैं आपको फील कराता हूं एरिया से रिलेटेड, कि भैया एरिया जितना बड़ा होगा, एरिया जितना बड़ा होगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उतनी ज्यादा होंगी। ध्यान से देखो, इसी को इसी से कंपेयर कर दो, है कि नहीं। अब आपने एरिया बड़ा किया तो ये वाली लाइन सब अंदर आ गई, है कि नहीं भाई, है? हाँ सर है, मान गए सर, बस। यानी आपने एरिया बड़ा किया तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग दी सरफेस बढ़ गई। भाई एरिया बढ़ा लिए, अब सबकी सब इसके अंदर से होते हुए जा रही हैं। क्या बात है सर, बहुत सुंदर नजारा है। यानी कि जो फ्लक्स है वो बढ़ गया, कितना हो गया, एरिया बढ़ाने पे फ्लक्स हो गया 6, 1 2 3 4 5 6। यानी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया के भी है। तो दो बात तो समझ में आती है कि जितनी स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी उतनी ज्यादा फील्ड लाइंस पास पास होंगी, उतनी ज्यादा एरिया में से पास करेंगी पास करेंगी पास करेंगी, और जितना बड़ा एरिया होगा उतनी ज्यादा फील्ड लाइंस उसके अंदर से निकल पाएंगी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड पे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एरिया के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है। तो देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यार ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्यों रखा सर, हैं अभी समझाते हैं। ई इंटू ए रखते हैं, ई इंटू ए रखते, ई बढ़ाने पे बढ़ रहा था ए, तो ई इंटू ए। ये ई डॉट ए का मतलब तो सर हमने पढ़ा है, यही चीज तो हमें आती है, ई ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर। यानी फ्लक्स कुछ थीटा पे भी डिपेंड करता है। मिटा रहे हैं इसको, ओके। अब देखो ये सब नोट करने की जरूरत नहीं है, तुम फॉर्मूला नोट करो, तो फील दे रहा हूं मैं, फील। अच्छा अब देखो कि यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फ्लक्स है ये एंगल में भी डिपेंड करता है। जरा इसका फील समझो। मान लो यहां पे मैं वही एरिया बनाऊं, ध्यान से, ये एरिया वेक्टर नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड। एरिया वेक्टर कैसा होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है कि नहीं, होता है कि नहीं, होता है सर, मान गए। और मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी है, सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है, जो फील्ड लाइंस है वो सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है। मान लो वो एरिया वेक्टर से थीटा एंगल बना रहे हैं। अब मुझे बताओ कि जो फ्लक्स है वो किसकी वजह से होगा। ये तो समझ में आ गया, जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा फ्लक्स, जितनी ज्यादा फील्ड की वैल्यू उतना ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस की डेंसिटी। देखो फील्ड की वैल्यू बढ़ने से फील्ड की डेंसिटी बढ़ती है, पास पास हो जाती है लाइन, तो ज्यादा फील्ड है। एरिया बढ़ने से वो फील्ड लाइन ज्यादा निकल जाएंगी। ये तो समझ में आया, इसकी कहानी समझा रहा है। तो हमने कहा कि एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर और इलेक्ट्रिक फील्ड इस बार ऐसे है, एरिया वेक्टर थीटा एंगल पे। अब मुझे बताओ क्या ई की वजह से फ्लक्स बनेगा या ई कॉस थीटा की वजह से फ्लक्स बनेगा। टेल मी या ई साइन थीटा की वजह से फ्लक्स बनेगा। अब मुझे बताओ फ्लक्स
किसकी वजह से बनेगा, इसकी वजह से कि इसकी वजह से फील होना चाहिए। मेरे ख्याल से फ्लक्स सिर्फ इसकी वजह से बनेगा क्योंकि ये कंपोनेंट सरफेस के परपेंडिकुलर है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू प्लेन सरफेस, ये वाली फील्ड लाइन जो है ये परपेंडिकुलर नहीं है, इनका सिर्फ ये वाला कंपोनेंट cos थीटा ये सरफेस के परपेंडिकुलर है, ई sin थीटा ये सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है। इस वजह से जब आप यहां पे फ्लक्स की वैल्यू लिखना चाहेंगे तो आपके दिमाग में आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है, फ्लक्स एरिया पे डिपेंड करता है, पर ई का सिर्फ वो कंपोनेंट लेना है जो एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में है, तो साथ में हम cos थीटा लिखते हैं, ई cos थीटा इनटू ए, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, हेंस वी कैन से दिस कैन बी रिटन एज ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। समझ में आया क्या? बोलो आया कि नहीं आया? क्लियर है? बहुत आसान था इसमें। जैसे मान लो मैं ऐसे ले लूं एक सर्कुलर प्लेट, कुचुक ऐसे मैंने एक सर्कुलर प्लेट ले ली, भी सवाल भी करने हैं अपने को, एंग 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 एंग, ये मान लो एरिया वेक्टर, ऊपर नीचे दोनों तरफ ले सकते हैं मुझे पता है, मान लो ये एरिया वेक्टर है, और मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एरिया वेक्टर से एट एन एंगल थीटा। तो अब मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट फ्लक्स बनाएगा, ट्र वाला कि तुर वाला? ट्र वाला ना, इधर वाला कंपोनेंट कितना आएगा, ई cos थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट ई sin थीटा। तो आप ये बोल सकते हो कि ई sin थीटा की वजह से कोई फ्लक्स नहीं बनेगा। देखो फील भी समझो, फील भी समझो, ये जो कंपोनेंट है ई sin थीटा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल गई, ऐसे सरफेस को पार करते हुए जाना है, इसका फील समझो, सरफेस को पार करते हुए, ज्यादा ही फील हो गया, सरफेस को पार करते हुए। और ये वाला जो कंपोनेंट आ रहा है, कितने सामान है मेरे हाथ में, दुनिया आ गई यहां पे पूरी है। ये जो कंपोनेंट है ये सरफेस को ऐसे जा रहा है टच करते हुए, ये सरफेस है, ये कंपोनेंट ऐसे जा रहा है ऐसे सू। हमें ये कंपोनेंट चाहिए जो चीरता हुआ निकले, जैसे यहां पे इस जगह पे, इस जगह पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कंपोनेंट देखो सरफेस को ऐसे फाड़ता हुआ निकल रहा है, और ये कंपोनेंट सरफेस को ऐसे टच करता हुआ ऐसे प्यार से, ए sin थीटा, ए sin थीटा, ए sin, ये थोड़ी ना फ्लक्स बनाएगा। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग, पास तो ये कर रही है ई cos थीटा वाली, फील आ गया। सो फ्लक्स का फॉर्मूला दैट्स व्हाई इट बिकम्स ई ए cos थीटा, ठीक है। अब थीटा क्या याद रखना, वेयर थीटा इज द एंगल, इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं, अभी दिखाता हूं कैसे, बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट लेना है जो एरिया वेक्टर के अलोंग हो। फ्लक्स निकालते वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड का वो कंपोनेंट लेना है, लेना है। अब सवाल कराता हूं यार, है ना, बात करने में ज्यादा मजा नहीं आता। लेना है जो एरिया वेक्टर के अलोंग हो, बस इतना समझना है ना, एरिया के साथ जो है वही, क्योंकि एरिया भी सरफेस के परपेंडिकुलर और हमको भी इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर वाला चाहिए, तो ई ए cos थीटा, ई डॉट ए बोल सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट लगाओगे तो कोई चीज कैसी आएगी, स्केलर आएगी। ये भी एक बात याद रखना भैया, डॉट प्रोडक्ट से जो आंसर आता है कैसा आता है, स्केलर आता है। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। उसका फॉर्मूला क्या है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सरफेस और ई तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, इसकी यूनिट की बात करे कोई आपसे, फ्लक्स के यूनिट की बात करे कोई आपसे, तो भैया रे भैया रे भैया रे ई ए cos थीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट अगर आपको याद हो तो न्यूटन पर कूलम, भूल गए सर। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स न्यूटन में अपॉन चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज याद है, भूल गए सब। फोर्स पर यूनिट चार्ज, चार्ज की वैल्यू कूलम, और एरिया किस में होता है, मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इज द एसआई यूनिट। चले मिटा रहे हैं इसको, मिटा रहे हैं। फील्ड मिल गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, कौन सा कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो एरिया वेक्टर के अलोंग हो। शॉर्ट में याद रखो ई डॉट ए या ई ए cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड ए वेक्टर। ई डॉट ए, मेरे साथ सभी लोग बोलेंगे ई डॉट ए, कई लोग तेज देखे होंगे ई डॉट ए,
है ना, इंटू 2 की स्पीड जो देख रहे हैं वो ऐसे पढ़ रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो एक्सप्लेन किया जाता है, फ्लक्स इज इक्वल्स टू ई डॉट एवरेज ई विच इज इक्वल टू ई ए cos थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, नेवर टेक द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड सरफेस। आहा, मजा आया इंटू 2 पे देख के ही। देखो बच्चे क्या गलती करते हैं, अभी दिखा दें आपको, जैसे बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे ये गलती करते हैं, बच्चे मान क्या है सच्चे। पहले एक सिंपल सा सवाल, मान लो यहाँ पे एक हमारे पास टिंगो 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 है, इसकी साइड ए टिंगो 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 है, और इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे निकल रहा है, टिंगो 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 है, ठीक है, ये वाला। हमसे पूछा यहाँ पे कितना फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई मान लो, तो यहाँ पे एक फ्लक्स पूछा और दूसरा सवाल ये है टिंगो 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 है, ठीक है, और इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही है, ठीक है। हमसे यहाँ पे पूछा कितना फ्लक्स जनरेट हो रहा है, यहाँ पे साइड फिर से ए ले ले, देखने में नहीं लग रहा, कोई बात नहीं, अब ठीक है, अब लगने लगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है, साइड ए। हमसे पूछा यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो पहले वाले एग्जांपल में आप देखो ध्यान से, तो फ्लक्स की वैल्यू आपको लगानी है ई डॉट ए, नंबर ऑफ फील्ड लाइन मत गिनना, क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइन एक सब्जेक्टिव चीज है, कोई इंसान कम फील्ड लाइन बनाता है, कोई इंसान ज्यादा, तो उस पर सीधा मत कूदना, फॉर्मूले पे जाना। अब ई डॉट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई, एरिया वेक्टर बच्चों ऐसा होगा, एरिया की वैल्यू होगी ए इंटू ए स्क्वायर, तो ई ए स्क्वायर, साथ में डायरेक्शन क्या है इसका आई कैप। अरे पागल है क्या, अरे पागल है क्या, बाबले बच्चे, ये स्केलर क्वांटिटी है, अभी आई कैप लगा देता है मजे में नहीं करना है ना, आई कैप मत लगाना, उस पर स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ पे आओ, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ए, अच्छा यहाँ पे एंगल क्या है सर, cos 0, सब बताना पड़ता है। देखो एरिया वेक्टर भी इधर ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही, इनके बीच में एंगल कितना हुआ 0, तो थीटा इज इक्वल टू 0, तो ई ए cos 0 की वैल्यू होती है 1 ई ए स्क्वायर, रुला दिया यार। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, यहाँ पे एरिया वेक्टर देखो ऐसे बनेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर, है ना, ये सरफेस ऐसा है प्लेन में, ये सरफेस ऐसा था, ये सरफेस ऐसा प्लेन में ऐसा मस्त एकदम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा मस्त एकदम जा रहा है, तो एरिया वेक्टर ऐसा मस्त एकदम बाहर आएगा, तो इनके बीच में एंगल क्या 90 डिग्री का है इस बार, किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर। यही देखना है बेसिकली कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर। देखो यहाँ पे कितना फ्लक्स है, अगर फील्ड से भी देखो तो 0 है भाई, सारी फील्ड इसको टच करते हुए निकल रही है, ये रखा है सरफेस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड टच करते हुए चली गई, फ्लक्स है ही नहीं, यहाँ पे ये रखा है सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर से जा रही तो फ्लक्स बन रहा, तो यहाँ पे फ्लक्स हमारा 0, इस यहाँ से भी यही आएगा, देखो ई डॉट ए, ई ए, ये ए बीच में एंगल 90, cos 90 की वैल्यू 0, तो चाहे फॉर्मूले से निकालो चाहे फील्ड से निकालो आएगा वही। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पूरी परपेंडिकुलर थी, तो ई इंटू एरिया, या एंगल देख लो थीटा 0 डिग्री है, एरिया वेक्टर से कई लोग यहाँ पे 90 डिग्री रख देते हैं, नहीं करने का है ऐसा बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट ए में थीटा इज द एंगल बिटवीन व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, याद रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एरिया वेक्टर बीच में एंगल कितना है 90, इसलिए cos 90 की वैल्यू 0। फील्ड से भी समझ में आ रहा है, इसमें से कोई फ्लक्स पास नहीं कर रहा, टच करता हुआ जा रहा है। मिटा रहे। चलिए एक सवाल और करा देते हैं हल्का सा, फिर चलते हैं 3D सरफेस पे जिसमें हम कुछ मजे करेंगे। वेल सर वी विल एंजॉय, यस। एक और क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे मान लो एक सर्कल है, इस सर्कल का रेडियस r है, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड सपोज दिस एंगल इज 30 डिग्री। हमसे पूछा फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू सभी लोग बताएंगे, ई डॉट ए, ई की वैल्यू ई लिख लिया, ए हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एंगल इज cos 30 की वैल्यू √3/2, ई पाई आर स्क्वायर इंटू √3/2, और आंसर हो गया गलत। थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। चिल्ला के मैं बोला पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये एरिया वेक्टर इनके बीच का एंगल कितना हुआ 60 डिग्री, तो 30 डिग्री रख के है ना, सवाल को गोबर मत करना। ई ए cos 60 डिग्री, 60 डिग्री इज हाफ, तो ई एरिया पाई आर स्क्वायर और 60 की जगह cos 60 इज हाफ, दिस इज द आंसर। साथ में क्या लगा दोगे, जे कैप वाई डायरेक्शन में, मत लगाना, ये स्केलर क्वांटिटी है। एक तो पहली बार जिंदगी में इंसान फ्लक्स पढ़ता है, हाय यार क्या है ये, फील ही नहीं आता। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू एरिया, इसमें से परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट है, ये वाला ई cos 60 की cos 30,
नहीं रहे, वो तो ई कॉस 30 तो ऐसे जा रहा, ई कॉस 60, सो ई कॉस 60 इंटू ए। क्लियर है? अब मजा आ गया एकदम, बहुत बढ़िया। मिटा रहे हैं? अच्छा, तो बच्चों ये सारी बातें हमने की। अच्छा, इसमें कई लोग कंफ्यूजन है कि एरिया वेक्टर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वाला क्यों ले रहे हैं, उसके अपोजिट वाला क्यों नहीं ले रहे हैं, है ना? क्योंकि चैनल फिजिक्स वाला है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब 2D सरफेस को देखना तो एरिया वेक्टर वही ले लेना जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हो, ठीक है? कभी गलत नहीं होगा। ओपन सरफेस है ना, उसको क्या बात करें, इधर से फ्लक्स पॉजिटिव ले, इधर से पॉजिटिव ले, कुछ पता ही नहीं, स्केलर क्वांटिटी है। ओपन सरफेस तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है उधर का एरिया वेक्टर पॉजिटिव मान लो। गॉट इट? गॉट इट? जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है उधर का एरिया वेक्टर पॉजिटिव मान लो। अब आते हैं 3D सरफेस पे। 3D सरफेस पे आपको याद होना चाहिए कि यहां पे जो एरिया वेक्टर होता है ये सिर्फ आउटवर्ड नॉर्मल अलाउड है और कुछ अलाउड ही नहीं है, इनवर्ड अलाउड ही नहीं है। बस इतनी सी बात मानते हुए आप एक प्यारा सा सवाल करिए मेरे लिए। एक 3D सरफेस में बना रहा हूं, अभी तक 2D में देख रहे थे। 2D मैंने जो चीज बोल दी आपको समझ में आ गई कि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है उधर के एरिया वेक्टर को पॉजिटिव मान के सवाल करना है, ठीक है? अब जरा देखो, नेगेटिव लिखोगे तो भी सही होगा वहां पे, पर हम पॉजिटिव लिखते हैं। ये हो गया, ये हो गया, मैं एक क्यूब बना रहा हूं, ठीक है? अच्छा, यहां पे एक बढ़िया क्यूब मस्त है जिसकी साइड ए ए ए ए है, ठीक है? इस रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, पूरे रीजन में है, यहां नहीं बनाना, डायग्राम नहीं गंदा करने के लिए। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है ई नॉट और उसका डायरेक्शन है आई कैप, मतलब वो एक्स डायरेक्शन में, आई कैप देख कर घबराओ नहीं, वो एक्स डायरेक्शन में जा रही है। अच्छा, हमारे पास एक फेस ये है, फेस नंबर 1, एक फेस ये है, फेस नंबर 2, एक फेस नीचे वाला है, फेस नंबर 3, एक फेस ये है, फेस नंबर 4, एक फेस बाहर वाला, फेस नंबर 5, एक फेस पीछे वाला, फेस नंबर 6। तो हमारे पास 6 फेसेस हैं। यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच फेस। कौन कौन सा? 1 2 3 4 और 5 6 जो है, एक हो गया हमारा आउटवर्ड फेस और एक हो गया हमारा इनवर्ड फेस। समझ रहे हैं? 6 फेस होते हैं क्यूब के, तो 1 2 3 4 5 6 आपको फ्लक्स निकालना है हर फेस का। ध्यान से अब करना, किया जाए, किया जाए, शुरू करें। फ्लक्स थ्रू फर्स्ट फेस। फर्स्ट फेस पे आओ बच्चों, तो एरिया वेक्टर क्या इधर बन सकता है? अब नहीं। 2D में सही था, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है उधर एरिया वेक्टर को सही मान लो, बट 3D में क्या है कि सिर्फ आउटवर्ड नॉर्मल अलाउड है, यानी यहां से एरिया वेक्टर तो ऐसे ही बनेगा, तुम कुछ भी चाहो, तुम कुछ भी चाहो, एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल बनेगा, इस तरफ बनेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, कोई बात नहीं। सो फ्लक्स की वैल्यू होगी ई ए, इनके बीच में एंगल 180, cos 180। बोला सही बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, cos 180, cos 180 -1, ई की वैल्यू ई नॉट, एरिया कितना है अपना a इंटू ए स्क्वायर और -1, तो यहां माइनस लगा दे। बोला सही, माइनस ई नॉट ए स्क्वायर, एरिया a इंटू ए हो जाएगा, साइड ए। चलो अब आते हैं फ्लक्स थ्रू सेकंड सरफेस पे। अब सेकंड सरफेस में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है और एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल इस तरफ आएगा। तो आप ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। अरे भैया इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही है, 90 डिग्री, तो फ्लक्स 0 हो जाएगा, ई ए cos 90 0। ये फील्ड समझ जाया करो, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे टच करते हुए चली गई है ना, तो इस फेस से नहीं पास कर रही, इससे टच करते हुए जा रही है, ऐसे होती तो पास करती। फ्लक्स थ्रू थर्ड सरफेस इज अगेन 0, क्लियर हो रहा होगा। थर्ड सरफेस के लिए एरिया वेक्टर ऐसे नीचे बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हो इधर जा रही है, एंगल फिर से 90 डिग्री है, तो थर्ड सरफेस का भी 0। फोर्थ सरफेस की बात करें, यहाँ पे एरिया वेक्टर ऐसे बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही सेम डायरेक्शन में है ना, यानी एंगल हो गया 0, तो ई ए cos 0। किससे एंगल लेना है? सरफेस से, एरिया वेक्टर से, तो एरिया वेक्टर भी इधर, इलेक्ट्रिक cos 0 की वैल्यू 1, ई की वैल्यू ई नॉट, ए हो जाएगा ए स्क्वायर, तो प्लस ई नॉट ए स्क्वायर। बोले सही है, प्लस ई नॉट ए स्क्वायर, cos 0 की वैल्यू 1, एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर और ई की वैल्यू ई नॉट। फिर आते हैं फ्लक्स थ्रू फिफ्थ सरफेस एज वेल एज सिक्स सरफेस, दोनों की वैल्यू 0 हो जाएगी। फील्ड के लिए आप देख लो, ये फिफ्थ सरफेस है, एरिया वेक्टर ऐसे बाहर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एंगल 90 डिग्री,
सिक्स सरफेस भी ऐसा पीछे, एरिया वेक्टर ऐसे निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एंगल 90। क्लियर है? ये सरफेस है, इस सरफेस का एरिया वेक्टर ऐसे बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 90। पीछे वाले सरफेस का एरिया वेक्टर ऐसे पीछे जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 90, तो 0। अच्छा, इसमें एक सवाल और आता है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू होल क्यूब? वेरी इंपॉर्टेंट। और आप देखोगे फ्लक्स थ्रू होल क्यूब 0 आ रहा होगा डेफिनेटली। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और कोई 3D सरफेस है, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और कोई 3D सरफेस है और उस सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है सर कितनी कंडीशन है, मर जाएगा मैं नहीं बचेगा। अगर कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर कोई 3D सरफेस है और उस 3D सरफेस के अंदर अगर कोई चार्ज नहीं है, तो मैं सर इसको छोड़ रहा हूं तो फ्लक्स टोटल 0 आएगा। अच्छा, फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। तो यार स्केलर क्वांटिटी को जोड़ने का तरीका क्या है? सिंपल, ऐड करना है, मैथमेटिक्स। तो सारे फ्लक्स को जोड़ दो, फ्लक्स थ्रू होल क्यूब φ1 + φ2 + φ3 डैश डैश अप टू φ6। तो सबको जोड़ोगे 0 0 0, ये माइनस ये प्लस, ये भी हो गया 0, नेट फ्लक्स 0 आया। तो ये बात पकड़ लो मेरी, चाहो तो लिख लो कहीं, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई 3D सरफेस है और उस सरफेस के अंदर चार्ज नहीं है, तो नेट फ्लक्स 0 आएगा। पर तीनों बातें ट्रू हो, फील्ड कैसी हो? यूनिफॉर्म। देखो कांस्टेंट फील्ड होनी चाहिए, यूनिफॉर्म, इस सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए, और 3D सरफेस। तो फ्लक्स हमेशा टोटल सरफेस या टोटल क्लोज सरफेस से 0 आएगा। क्लोज हो गया ना, क्लोज सरफेस में गॉस लॉ भी बनेगा। क्लोज सरफेस की बातें स्टार्ट हो गई। 3D को हम क्या बोलते हैं बच्चों? 3D को हम क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस पे ही गॉस लॉ का थ्योरम पूरा चलेगा। ठीक है, अब गॉस लॉ ही पढ़ना है ना, क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, अभी लिखवाते हैं ये बात, नोट कर लिया? मिटा रहे इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू होल क्यूब या थ्रू क्लोज्ड सरफेस कम्स आउट टू बी 0। मिटा दें अब ये, ओके। चलो एक सवाल करते हैं, एक और क्लोज सरफेस ले, क्लोज सरफेस से सवाल करते हैं। मान लो यहां एक सिलेंडर रखा है, ठीक है, इसका रेडियस स्मॉल r और इसकी लेंथ l। यहां मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है विच इज अगेन इन द x डायरेक्शन, वैल्यू E0 ले लो, आई कैप लगा दिया x डायरेक्शन। ठीक है, हमसे पूछा व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस, फ्लक्स थ्रू सेकेंड सरफेस एंड फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस। फाइंड द फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस, फ्लक्स थ्रू सेकेंड सरफेस एंड फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस। ठीक है, सिलेंडर कर्व सरफेस, तीनों सरफेस से फ्लक्स पूछा, किया जाए? तैयार है? चलो फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस की बात करते हैं। फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यहां से एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल, 3D ऑब्जेक्ट है, अंदर वाला चलेगा नहीं इधर। सो ई ए एंगल हो गया 180, कॉस 180 की वैल्यू हो गई -1, ई की वैल्यू E0, एरिया हो जाएगा πr², साथ में लग जाएगा माइनस। बोलो सही है? इसका एरिया क्या होगा? πr²। इसका एरिया लेना है सिर्फ इस सरफेस का, πr² इधर, और इलेक्ट्रिक फील्ड और cos 180 -1। फ्लक्स थ्रू सेकंड सरफेस की बात करें, सेकंड सरफेस के लिए एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही है। सो ई ए एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे एरिया 0 हो गया, तो ई ए cos 0 की वैल्यू 1, ई की वैल्यू E0, एरिया πr²। दिख ही रहा है दोनों कैंसिल होने वाले हैं। फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस की बात करें, यहीं पे लिख देता हूं, फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस। जरा ध्यान से देखो, ये जो कर्व सरफेस है इसका एरिया वेक्टर ऐसा होगा, बहुत तरफ होगा इसका वेक्टर। थोड़ा फील लेते हैं, जैसे मान लो ये कर्व सरफेस है, ये यहाँ पे इसका एरिया वेक्टर ऐसा होगा परपेंडिकुलर टू सरफेस, यहाँ पे ऐसा होगा परपेंडिकुलर टू सरफेस, यहाँ पे ऐसे बाहर की तरफ होगा, यहाँ पे ऐसे अंदर की तरफ। अरे कर्व्ड है ना, ऐसे देखो, ऐसे एरिया वेक्टर ट्यू 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 ट्यू, यानी हर जगह एरिया वेक्टर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, यानी ई ए cos 90 0। ये फील आना चाहिए, देखो इमेजिन करना पड़ेगा थोड़ा। ये मान लो कर्व सरफेस है, एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा, ऐसे 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 ऐसे। ये देखो ये कर्व्ड है, इमेजिन करो ये कर्व सरफेस मेरे को दिखने लगा
ऐसे 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 ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, यानी जितने भी एरिया वेक्टर हैं सब इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो जीरो। तो नेट फ्लक्स अगर यहां पे भी देखो तो नेट फ्लक्स थ्रू क्लोज्ड सरफेस, कैसा क्लोज सरफेस, 3 डायमेंशनल को क्लोज सरफेस बोलते हैं, विदाउट एनी चार्ज, विदाउट एनी चार्ज, जीरो आ रहा है क्या, नेट फ्लक्स जोड़ो, कचुक कचुक कचुक, जीरो। ठीक है, बस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का ध्यान देना कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो, यूनिफॉर्म हो। जैसे एक अगला सवाल देखते हैं, मिटा रहे हैं इसको, मिटा रहे हैं, ओके। अभी तो फ्लक्स निकालना सीखो इस टर्म में, गॉस लॉ तो अगले टर्म में पूरा अच्छे से स्टार्ट होगा, आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे। एक प्यारा सवाल देखते हैं अगला, यहां पे एक क्यूब है, यहां से मान लो x डिस्टेंस आगे है, वेर x इज इक्वल्स टू a, इस क्यूब की साइड a a a, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे x एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है इस बार E नॉट इंटू एक्स इंटू आई कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड x की वैल्यू पे भी डिपेंड कर रही है। हमसे फिर से वही पूछा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस, सेकेंड सरफेस, थर्ड सरफेस, फोर्थ सरफेस, फिफ्थ सरफेस, सिक्स सरफेस एंड टोटल फ्लक्स। सवाल वही है, फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस एंड लास्ट में फ्लक्स टोटल थ्रू क्लोज्ड सरफेस। क्लोज सरफेस मतलब पूरा 3D ऑब्जेक्ट, 2 पार्ट है। चलिए ट्राई करें इस बार खुद से आप। मैं आपको इस सवाल को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट दे रहा हूं, और मेरे 1 मिनट पूरे हो गए क्योंकि आप तो वीडियो को पॉज कर सकते हो गया। चलो आते हैं, पॉज कर लिया। फर्स्ट सरफेस पे एरिया वेक्टर इधर बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस E A cos 180, बोला सही है। एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है E नॉट x, और एरिया वेक्टर हो जाएगा A इंटू A, दैट इज A स्क्वायर, cos 180 की वैल्यू -1। अब यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, इस जगह पर यहीं पे आना है, यहाँ पे x की वैल्यू है A, तो x की जगह आप A रख दोगे, सो E नॉट इंटू A स्क्वायर, तो E नॉट A क्यूब, और माइनस में माइनस E नॉट A क्यूब। किसी को कोई डाउट, कोई डाउट तो नहीं है, x की वैल्यू है। सेकेंड सरफेस पे आओगे तो 0 आएगा फ्लक्स, सबको समझ में आ रहा है। एरिया वेक्टर ऐसे बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है, कोई भी फील्ड लाइन पास नहीं कर रही है, तो E A cos 90, और cos 90 की वैल्यू 0। इस तरह से फ्लक्स थ्रू थर्ड सरफेस भी 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम कहानी होगी, एरिया वेक्टर ऐसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, एंगल 90। फोर्थ सरफेस में आए, यहाँ पे कुछ होगा, फोर्थ सरफेस पे एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, आउटवर्ड नॉर्मल, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरफ, इनके बीच में एंगल 0 डिग्री। तो फोर्थ सरफेस के लिए हम लिखेंगे E A cos 0, E की वैल्यू है E नॉट x, A की वैल्यू हो जाएगी A स्क्वायर, cos 0 की वैल्यू है 1। अब यहाँ पे x की वैल्यू इस जगह पे, यहाँ पे आके x की वैल्यू ये A, तो यहाँ x की वैल्यू 2A हो जाएगी, यस और नो। यहाँ तक आते आते x की वैल्यू 2A हो गई, A और A मिलाकर, तो x जगह 2A रख दोगे, सो E नॉट 2A इंटू A स्क्वायर इंटू 1, सो इट विल बी 2E नॉट A क्यूब। इस तरह से फ्लक्स थ्रू फिफ्थ सरफेस इज इक्वल्स टू फ्लक्स थ्रू सिक्स सरफेस इज इक्वल्स टू 0। सबको फील कराते हैं, ये पांचवा सरफेस बाहर वाला, डुंग 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 डुंग, एरिया वेक्टर ऐसे, डुंग 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 डुंग, एरिया वेक्टर ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एंगल हुआ 90, फ्लक्स हुआ 0। ये पीछे वाला सिक्स सरफेस, पीछे वाला सिक्स सरफेस के लिए एरिया वेक्टर ऐसे बाहर की तरफ। देखो ये पीछे वाला, ये पीछे चले, पीछे आ गया, ये पीछे, ये आगे था, ये पीछे, पीछे वाले का एरिया वेक्टर ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एंगल हुआ 90, cos 90 0, फ्लक्स हुआ 0। क्लियर है। अब यहां पे अगर आप टोटल फ्लक्स निकालो टू द क्लोज सरफेस, इट इज नॉट कमिंग आउट टू बी 0। ओह माय गॉड, इट इज नॉट कमिंग आउट टू बी 0। Why, sir? See, minus E naught A cube plus 2E naught A cube. So final answer is coming out to be E naught A cube. ठीक है, तो ध्यान देना सवाल पे भी, वैल्यूज पे भी ध्यान देना, ये नहीं कि उठा के क्लोज सरफेस देख के सीधा 0 लिख दिया सवाल से। इस सबको ऐड करो, माइनस E naught A cube 0 0, 2E naught A cube 0 0, तो फाइनल आंसर इज E naught A cube। किस डायरेक्शन में होगा ये,
आगे डायरेक्शन में। तो आई कैप नहीं लगाना, स्केलर क्वांटिटी, फ्लक्स की यूनिट याद रखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट, मीटर स्क्वायर एरिया की यूनिट। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट न्यूटन पर कूलम, ये मीटर स्क्वायर। क्लियर है, मिटा दें। तो ये फ्लक्स की सारी कहानी थी जितनी मैं आपको समझा सकता था। अब मैं आपको एक बड़ा अच्छा सवाल दे रहा हूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ही, और ये गॉस लॉ का इंट्रोडक्शन भी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का तो सवाल है, बट दिस इज इंट्रोडक्शन टू गॉस लॉ एज वेल। अगला लेक्चर गॉस लॉ पे पूरा डेडिकेटेड रहेगा। मान लो यहां पे एक प्लस चार्ज क्यू है और यहां मेरे पास एक स्फीयर है। बहुत प्यारा सवाल। एक प्लस चार्ज क्यू है और मेरे पास ये एक स्फीयर है। इससे आपको एक कंसेप्ट और नया बता देंगे। और हमसे कहा व्हाट इज द फ्लक्स, छोटा बनाते थोड़ा। यहां पे एक प्लस चार्ज क्यू है और यहां पे एक स्फीयर है, क्लोज सरफेस। भाई स्फीयर 3D हो गया, तो हमने एक स्फीयर ले लिया विच इज क्लोज सरफेस, और उसके सेंटर में हमने एक चार्ज क्यू रख लिया। हमसे बोला ये डिस्टेंस r है। ठीक है, हमसे पूछा व्हाट इज द फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्फीयर। ये सवाल है। सर ये कैसे करें भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या है? हमसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू है E वेक्टर डॉट A वेक्टर, है ना, यही तो करना है, E वेक्टर डॉट A वेक्टर। यहां दिक्कत क्या है सर, वो क्यूब में तो समझ गए थे कि अलग अलग सरफेस। आपने टोटल फ्लक्स कैसे निकाला था क्यूब का? क्यूब का टोटल फ्लक्स कैसे निकाला? एक एक फेस का निकाल के सबको जोड़ा था। सही या गलत? क्यूब में जब मैंने कहा 3D था क्यूब, मैंने कहा टोटल फ्लक्स निकालो, आपने क्या किया, एक एक फेस का फ्लक्स निकाल के जोड़ दिया। यहां पे भी आपसे एक 3D सरफेस में टोटल फ्लक्स मांग रहा है, पर यहां अलग अलग फेस तो है नहीं, क्या करें? अब यहां क्या करेंगे, इस 3D एरिया को हम छोटे छोटे एरिया में डिवाइड करेंगे। याद आ गया इंटीग्रेशन वाली टेक्निक। भाई आपने क्यूब के केस में क्या किया, जब आपसे टोटल फ्लक्स पूछा गया तो आपने कहा कि फ्लक्स फर्स्ट सरफेस से, सेकंड सरफेस से, थर्ड सरफेस से, वगैरह वगैरह, सिक्स सरफेस से। यही तो किया था क्यूब में, सबका फ्लक्स जोड़ दिया। तो यहां भी तो हम यही टेक्निक अपनाएंगे कि इसको छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर दें, सबका फ्लक्स निकाल लें और फिर सबको जोड़ दें। स्केलर क्वांटिटी है। तो हम एक काम करते हैं, यहां पे एक छोटा सा एरिया लेते हैं DA। अच्छा, DA का डायरेक्शन बताओ, नॉर्मल है ना, परपेंडिकुलर। यहां पे छोटा सा एरिया लिया A। समझ में आ रही है बात कि नहीं? ये बात पहले बताओ फील हुई कि नहीं, सोच लो आराम से। अगर हो गई है तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। कि इसमें से टोटल फ्लक्स निकालना है तो क्या करें, छोटे छोटे एरिया सा फ्लक्स निकाल के सबको जोड़ दे। जैसे क्यूब में किया, छोटे छोटे सरफेस का पूरे क्यूब को छोटे छोटे 6 पार्ट में तोड़ा, सबका फ्लक्स निकाल के जोड़ दिया। तो इसको भी मैं छोटे छोटे एरिया में तोड़ूंगा। तो मैंने छोटा सा एरिया लिया DA, बहुत छोटा सा। यहां से इस जगह पे एरिया वेक्टर ऐसे बनेगा DA, आउटवर्ड नॉर्मल। अच्छा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी ये जरा बताओ, है ना। मैं छोटा सा फ्लक्स निकालने की कोशिश कर रहा हूं। ये हो गया DA वेक्टर। प्लस Q चार्ज की वजह से R डिस्टेंस दूर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, अवे फ्रॉम द चार्ज। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों ऐसे ही तो होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको शायद वैल्यू भी पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज प्लस Q एट डिस्टेंस R इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। बोलो सही है? फ्लक्स निकालना है इस स्फीयर से, पूरे स्फीयर से। मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे करें, तो मैंने कहा फ्लक्स का फॉर्मूला E डॉट A। मैंने कहा इसका यार क्या करें यार, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया में यार एंगल कैसे निकालें। हमने कहा छोटा छोटा लेते हैं, सबको जोड़ दिया जाएगा। तो छोटा सा हमने एक एरिया तोड़ा, देखा DA वेक्टर इधर भाग रहा है, नॉर्मल टू दी सरफेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही भाग रही है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू R डिस्टेंस पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। दिक्कत क्या है, यहां छोटा सा फ्लक्स निकल आया। यहां से छोटा सा फ्लक्स अगर हम देखें, छोटे से फ्लक्स को हम बोलेंगे D फाई, स्मॉल फ्लक्स। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी E डॉट DA। वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लो ये फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमेशा ट्रू होगा, आपको पता है ना, जो डिफरेंशियल वाले फॉर्मूले होते हैं हमेशा ट्रू होते हैं। जो E डॉट A का फॉर्मूला है ना, वो तभी वैलिड है जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कांस्टेंट हो। वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड में भी यही फॉर्मूला वैलिड होगा।
हैं, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अभी एक असली फॉर्मूला आने वाला है। अब मान लो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड होती और आप लगा देते ई डॉट ए, तो गलत हो जाता। अलग अलग एरिया जगह पे, मतलब जहां जहां अलग अलग एरिया है वहां वहां इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है, तो ई डॉट डी ए बेस्ट है। अच्छा, अब यहाँ पे एंगल कितना है? इत्तेफाक से यहाँ पे एंगल 0 है, हमेशा 0 होना जरूरी नहीं है। सो डी फाई इज इक्वल्स टू ई डी ए कॉस 0। इत्तेफाक से यहाँ दोनों के बीच में एंगल 0, यानी ये आ जाएगा ई डी ए। अब क्या किया जाए, टोटल फ्लक्स कैसे निकालें? ऐसे ही बहुत से एरिया काट लो, एक एरिया यहाँ काट लो, एक एरिया यहाँ काट लो, एक एरिया यहाँ काट, ऐसे पूरे में एरिया छोटा छोटा काट लो। अच्छा, यहाँ एरिया काटोगे तो एरिया वेक्टर ऐसे बनेगा डी ए, और शायद इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे बनेगा प्लस क्यू चार्ज से अवे। यहां पे काटोगे तो डी ए वेक्टर ऐसे बनेगा, एरिया वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही बनेगा। यानी आप हर जगह देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल कितना आ रहा है? 0। यानी हर जगह ई डी ए। यानी छोटे छोटे फ्लक्स अगर मैं डी फाई निकालूं तो वो ई डी ए आएंगे, ई डी ए आएंगे। अगर मैं छोटे छोटे फ्लक्स निकालूं डी फाई तो ई डी ए, यहां से भी ई डी ए, यहां से भी ई डी ए, यहां पे देखो डी ए और ये ई डी ए। सबको अगर मैं जोड़ दूं तो मेरे पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा। तो आपको पता है जोड़ने का तरीका क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल डी फाई सब डी फाई सारे फ्लक्स को जोड़ा, यानी इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए। ये फ्लक्स का फॉर्मूला ऑलवेज करेक्ट होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये फॉर्मूला आप पकड़ लो, इस लेक्चर के एंड में आया भले ही, मुझे माफ करना इस बात के लिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो एक्चुअल फॉर्मूला होगा वो होगा इंटीग्रेशन ई डी ए की जगह मैं ई डॉट डी ए लिख रहा हूं, क्योंकि हमेशा एंगल 0 होगा इसकी भी गारंटी नहीं है। दिस इज ऑलवेज करेक्ट। ये तो तब सही होगा जब हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो, तब ई ए लिख सकते हैं। इस केस में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, यहां लिख सकते थे पर मैंने समझाने के लिए समझाया। यहाँ पे देखो हर जगह, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? r डिस्टेंस दूरी पे 1/4πε0 q बाय r स्क्वायर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? 1/4πε0 q बाय r स्क्वायर। यहाँ पे हर जगह सेम। इस जगह पे देखो 1/4π, सब r डिस्टेंस दूरी पे ना, स्फीयर है। एनीवेज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अगर कांस्टेंट है तो क्या मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर ले लेता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए लिख लेता हूँ। बोलो सही है? जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो बाहर आ गई। इंटीग्रेशन ऑफ डी ए जोड़ोगे टोटल एरिया आ जाएगा, यानी ई इंटू ए। यही तो मैं कह रहा हूं, ई डॉट डी ए। डॉट नहीं लगा क्योंकि 0 एंगल था। तो ऐसे लिख सकते हो कब? जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो? कांस्टेंट हो होल सरफेस पे, तभी ये फॉर्मूला करेक्ट है ना। जैसे पिछली बार हम देख रहे थे तो क्यूब के इस फेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम थी, इस फेस पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम थी। अदरवाइज आपको यूज करना पड़ेगा ई डॉट डी ए। जैसे मैंने यहाँ पे लगाया ई डॉट डी ए, यहाँ पे ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए, फिर सबको जोड़ा, टोटल फ्लक्स डी फाई, इंटीग्रल ई डॉट डी ए आया। हर जगह डॉट में कॉस 0 आ गया, 1 हो गया। ई बाहर क्यों आया? क्योंकि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम थी। फिर डी ए को इंटीग्रेट किया तो ए। अब वैल्यू रख दो, कुछ नहीं है फ्लक्स की वैल्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 q बटे r स्क्वायर इंटू एरिया वेक्टर, सॉरी एरिया की वैल्यू होगी 4πr स्क्वायर। स्फीयर का एरिया कितना होता है? 4πr स्क्वायर। यहां से r स्क्वायर 4π कैंसिल, q बाई एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज गॉस लॉ, q बाई एप्सिलॉन नॉट। याद रखना इसको, यही गॉस लॉ है, यहीं से स्टार्ट होगा अगला लेक्चर। फ्लक्स कैसे निकला पूरा क्लियर? ये अप्रोच समझ में आई फ्लक्स निकालने की, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी वेरिएबल हो या कुछ ऐसे कंटिन्यूअस बॉडी हमको बना के दे दे, तो कंटिन्यूअस बॉडी सिलेंडर बना के दे दिया प्यारा सा, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है, ऐसा कुछ है, तो छोटे छोटे एरिया वेक्टर डी ए काटो, डी ए का डायरेक्शन परपेंडिकुलर सरफेस, फिर वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखा ई डॉट डी ए कॉस 0 ई डी ए। ऐसे मैंने छोटे छोटे फ्लक्स निकाले, यहाँ पे ई डी ए, यहाँ पे ई डी ए, यहाँ पे ई डी ए, सबको जोड़ा, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए। इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम, आर डिस्टेंस पे हर जगह सेम, तो ई बाहर आया, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। क्लियर है? और फाइनली फ्लक्स हमारा आ रहा है क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज गॉस लॉ। यही गॉस लॉ है। अगले लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे, तब समझाएंगे क्या है, अभी यहीं पे छोड़ देते हैं। यानी फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, और क्लोज सरफेस कौन होते हैं? 3D सरफेस, इज इक्वल्स टू क्यू इनसाइड सरफेस
अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज गॉस लॉ। तो आज के लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। अगला लेक्चर डेफिनेटली गॉस लॉ का होगा। पढ़ाई जोरदार तरीके से करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।